हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र परिचय के अंतर्गत ये देखेंगे कि आदिम समाज हम किसे कहते हैं या जनजाति हम किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती है। आदिम समाज या इसको प्रिमिटिव सोसाइटी भी कहा जाता है और हम लोग इसको इंडिया में शेड्यूल ट्राइब के नाम से भी जानते हैं। एसटी आप लोगों ने सुना होगा, जो कैटेगरीज हैं उसके अंतर्गत एसटी नाम से हम देखते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये अनुसूचित जनजाति, तो ये क्या है? आदिम समाज जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी विषय है, सामाजिक मानव शास्त्र, इसमें आदिम समाज जो है वो बिल्कुल केंद्रीय विषय वस्तु है, क्योंकि सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत हम आदिम समाजों का ही अध्ययन करते हैं। संपूर्ण रूप से समाज को, पूरे समाज को एक यूनिट मानते हुए, एक इकाई मानते हुए उसका संपूर्णता में अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो विषय सामग्री है वो आदिम समाज है, उनकी संस्कृति, उनकी सामाजिक संरचना, ये सामाजिक मानव शास्त्र की मूल विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। इवांस प्रिचार्ड जो हैं, अगर हम उनकी विशेष परिभाषा देखें तो कहते हैं कि आदिम शब्द का जो अर्थ सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में निश्चित हो चुका है, उससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जिन समाजों को आदिम कहा जाता है वे या तो बहुत प्रारंभिक समय में पाए जाते थे या अन्य प्रकार के समाजों से भिन्न स्तर के समाज हैं। मतलब उनका ये कहना है कि ये जो आदिम समाज हैं, कहीं कहीं वो हमारे जो इतिहास है उससे भी अति प्राचीन है और कहीं कहीं ये बहुत कम विकसित हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में ये जो आदिम समाज है बहुत विकसित और उन्नत हैं। तो काफ़ी वेरिएशन हमें दिखाई देता है। मजुमदार और मदान का जो मत है वो कहते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत की जो जनजातियां हैं उनके जो लोकगीत हैं, नृत्य हैं, कलाएं हैं, वो बहुत क्षेत्रों में बहुत विकसित है और इसकी झलक हम कई बार देखते ही हैं। तो इसलिए इनको आदिम कहना एक तरह से भूल करना है, यानी जो आदिम समाज हैं बहुत डेवलप्ड हैं, लेकिन अधिकांशतः इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसके कई पर्यायवाची शब्द भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे आदिवासी, आदिम जातियाँ, पर्वतीय जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, वन्य जातियाँ या जनजातियाँ आदि। और अगर हम जीएस घुरिये को लें तो उन्होंने जो आदिवासी हैं उनको पिछड़े हुए हिंदू कहा था और बाद में उन्होंने इनको अनुसूचित जनजातियाँ नाम का प्रस्ताव रखा। और आप देखेंगे कि हमारे संविधान की धारा 342 के अंतर्गत इनको स्वीकार भी कर लिया गया है। तो जो संविधान की धारा है उसके अंतर्गत जिन समूहों को शामिल किया गया है, स्वीकार किया गया, वे सभी हमारे देश में अनुसूचित जनजातियाँ या प्रिमिटिव सोसाइटी या आदिवासी के रूप में हम जानते हैं। लेकिन उनका जो सर्वमान्य जो प्रशासनिक टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत हम उनको अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम से पुकारते हैं। एक समाजशास्त्री या एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में जो मजुमदार और मदान ने जनजाति की परिभाषा दी है
और वो कहते हैं कि कोई जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का समूह है जिसका एक नाम होता है। इसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, एक भाषा का प्रयोग करते हैं और जिन्होंने आदान प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है। साधारणतया एक जनजाति एक विवाह का समर्थन अंतर्विवाह के सिद्धांत का समर्थन करती है। अंतर्विवाह यहाँ पर पूरा लिखा नहीं गया है। तो साधारणतया एक जनजाति अंतर्विवाह के सिद्धांत का समर्थन करती है। ये मजूमदार और मदान ने कहा है और इसमें आप देखेंगे सारी विशेषताएं समाविष्ट हो गई हैं। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हैं मदान क्या कहते हैं कि कोई जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का समूह है, यानी कुछ परिवार या पारिवारिक वर्ग यानी एक्सटेंडेड गोत्र समूह भी हो सकता है वो। तो ऐसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं परिवार, उनके समूह का नाम। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कोई भी आदिवासी समूह है या जनजाति है उसका नाम अवश्य होता है और उस नाम से ही हम उनको पहचानते हैं। इसके साथ साथ हर एक जनजाति का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें वो निवास करती है और फिर भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ हर जनजाति की अपनी एक भाषा भी होती है। तो ये भूभाग, भाषा और नाम, ये तीन बिल्कुल विशिष्टताएं हैं, हर एक जनजाति के साथ जुड़ी होती है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि हर एक जो जनजाति है उसकी अपनी एक ऑटोनोमस उसका सिस्टम होता है, यानी वो स्वयंभू होती है। उनकी सारी ज़रूरतें वो अपने समूह के अंदर पूरी कर लेते हैं, यानी जन्म से मृत्यु तक एक व्यक्ति की जितनी सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक जितनी विशेषताएं होती है, आर्थिक, उन सारी विशेषताओं के लिए वो परस्पर क्या करना है नहीं करना है, तो उनकी पूरी उनका संस्थात्मक ढांचा होता है और उसके अंदर वो उनका पूरा जीवन, सामान्य जीवन संचालित हो जाता है। तो ये जो बात है, ये सारी विशेषताएं ऐसी है जैसे आपने फर्स्ट ईयर में समुदाय का अर्थ पढ़ा होगा, जब हम कंसेप्ट्स पढ़ते हैं समाज, समुदाय, संरचना, समूह आदि। तो एक समुदाय की जो विशेषताएं होती है वो आप शुद्ध रूप में किसी जनजाति में देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इवांस प्रिचार्ड को देखें तो उन्होंने जनजाति की जो विशेषताएं बताई है उसमें वो लेते हैं कि जनजाति का आकार बहुत छोटा होता है, छोटे समूह होते हैं ये, और इसलिए सरल समाज भी इनको हम कह सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो जनजाति होती है या आदिम समाज होते हैं उनमें टेक्नोलॉजी बहुत कम डेवलप होती, सरल तकनीकी, और तकनीक के आधार पर ही हम लोग ये मानते हैं कि जो सरल समाज है, आदिम समाज है, उनमें सभ्यता का विकास बहुत कम होता है। तकनीक और सभ्यता दोनों साथ साथ चलते हैं, जितनी ज़्यादा तकनीकी उन्नत है उतनी ही सभ्यता का विकास हम मानते हैं। तो छोटे समाज और सरल समाज हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत प्रारंभिक स्तर का ही होता है और इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत सिंपल होती है और उसको हम कहते हैं निर्वाह या जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, कि सिर्फ जीवन चलाने के लिए जो उत्पादन चाहिए उतना वो उत्पादन करते हैं। और इसीलिए ये जो छोटे आकार के समाज हैं इनमें विशेषीकरण भी बहुत कम होता है, न्यूनतम विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन सामान्य जीवन चल जाता है। तो इस तरह से इवांस प्रिचार्ड ने ये विशेषताएं बताई है। उसके बाद में हम अगर रॉबर्ट रेडफील्ड को लें, ये भी एक बहुत फेमस मानवशास्त्री हैं, तो इन्होंने ज़्यादातर सांस्कृतिक विशेषताओं की बात की है। रेडफील्ड कहते हैं कि जो जनजातियाँ होती है या आदिम समाज हैं उनमें साहित्य का अभाव होता है। जनजातियों में ज़्यादातर जो बहुत ही प्रारंभिक
स्तर पर जी रहे हैं, मतलब आदिम स्थिति में, या आप कह सकते हैं जहाँ सभ्यता का विकास बहुत कम है, बहुत प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे जो समाज हैं आदिम समाज, उनमें लिपि का विकास नहीं होता, लेखन कला का विकास नहीं होता, तो उनकी जो भी क्रिएटिविटी है या जो कुछ भी उनकी अभिव्यक्ति है वो मौखिक रूप से ही होती है। तो जो परंपराएं हैं वो भी मौखिक रूप से हस्तांतरित होती रहती है। तो ओरल ट्रेडिशंस आप कह सकते हैं, इसलिए किसी तरह के लिखित साहित्य का हमें अभाव दिखाई देता है। और उनकी जो कला होती है, चाहे वो चित्रकला है, शिल्प कला है, गायन कला है, नृत्य कला है, तो कला का अभाव तो नहीं होता है, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं होती, बहुत नेचुरल होती है, बहुत स्पेशलाइजेशन उसमें भी नहीं होता है। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि भाई व्यवस्थित विज्ञान का अभाव। तो व्यवस्थित विज्ञान का अभाव का मतलब ये कि टेक्निकली वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते, उतना ही ज्ञान उनको होता है जितना उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। और इसी प्रकार से ईश्वरीय या आध्यात्मिक विद्या का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास नहीं होता है। ज़्यादातर वो प्रकृति पूजा और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जो शक्तियाँ हैं और जो भी घटनाएं वो देखते हैं, उसी में वे ईश्वरीय तत्व समझ करके उसी को सुपीरियर सुप्रीम मानने की का हम रिवाज उनमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम रेडफील्ड के बाद पिडिंगटन को देखें, तो पिडिंगटन कहते हैं कि जो आदिम समाज हैं इनमें साक्षरता नहीं होती, या आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा है, वो नहीं होती, निरक्षर होते हैं, उनको अक्षर ज्ञान, लिपि ज्ञान नहीं होता। इसके बाद में उनका जो सामाजिक संगठन है वो भी लघु प्रकार का होता है, यानी छोटा सामाजिक संगठन है, क्योंकि आकार छोटा है तो उनमें ज़्यादा संस्थाएं भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा समूह भी नहीं होते, बहुत आप कह सकते हैं कि विशेषीकरण भी नहीं होता। तो एक दो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा उनके जीवन से संबंधित सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का भी उनका जो स्तर है वो बहुत निम्न होता है। लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो आदिम समाज हैं, चूँकि ये छोटे समाज हैं और एक ही स्थान पर रहते हैं और पीढ़ियों से रहते हैं, तो उनमें जो सामाजिक संबंध हैं वो बहुत घनिष्ठ होते हैं। और फिर एक विशेषता पिडिंगटन यह भी बताते हैं कि विशेषीकरण का अभाव, यानी बहुत अधिक स्पेसिफिक नॉलेज उनका नहीं होता, विशेषीकरण नहीं होता है। तो इस तरह से हम आदिम समाज या जनजातियों की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम पहचान सकें कि हम किसको आदिम समाज कहेंगे या जनजाति कहेंगे।